नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये 5 रेशियोज होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की एक ओवरव्यू लेने के लिए कि इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, इस कंपनी में अगर पैसे लगाए जाएं तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी पे कितना डेट है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अपने और रेशियोज निकालने के बाद हम दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अपने पीयर से कंपैरिजन में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में और समटाइम्स इवन इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये रेशियो एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए ये रेशियोज फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी की करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन 5 रेशियोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो रेशियो है वो है प्राइस टू अर्निंग, दैट इज पीई रेशियो। पी रेशियो के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सबसे ज्यादा जो जो रेशियो डिस्कस होता है वो पी रेशियो ही होता है। पी रेशियो जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना, ये कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बताता है कि कंपनी का जो प्राइस, जो स्टॉक प्राइस है वो महंगा है या सस्ता है। ठीक है, इसको फर्दर कैसे देखिए कि अगर किसी भी कंपनी का पी हाई है मतलब ये कि उसका वैल्यूएशन हाई है। अगर किसी कंपनी का पी लो है तो मतलब उसका वैल्यूएशन लो है। लेकिन आप केवल हाई पी और लो पी की बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं बना सकते। मैं इस रेशियो के जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी रेशियोज हैं वो इंडिपेंडेंटली कुछ आइडिया नहीं देते। ये हमेशा आपको पीयर्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पीयर्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि पी रेशियो इज 20। तो 20 क्या मतलब, 20 20 क्या है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये हमेशा रिलेटिव होगा। रिलेटिव टू पीयर, रिलेटिव टू इंडस्ट्री। ठीक है, तो हाई पी का मतलब वैल्यूएशन हाई, लो पी का वैल्यूएशन लो पी का मतलब वैल्यूएशन लो, अगेन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड पीयर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो कंपोनेंट है पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, टोटल अर्निंग और अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए, इसको यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया। सपोज किसी कंपनी की अर्निंग जो है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 20,000। तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 जो कि है 10। तो ईपीएस क्या हुआ? ईपीएस हुआ 10। अब आप ये मान के चलिए कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, शेयर प्राइस, वो है 200 रुपीज। तो 200 को अगर आप अर्निंग पर शेयर विच इज 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो 20 जो है वो इस कंपनी का पी हुआ, पी रेशियो। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अगर सबसे लेमैन टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ कि आप 20 रुपए स्पेंड कर रहे हैं इस कंपनी का 1 रुपए की अर्निंग पाने के लिए। अगर 20 रुपए आप स्पेंड कर रहे हैं 1 रुपए पाने के लिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कंपनी या इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप 20 रुपए तक खर्च करने को तैयार है 1 रुपए पाने के लिए। मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा पोटेंशियल है इसमें, अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ये सारी चीजें हैं, तभी आप ये प्रीमियम इसको दे रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगेन कि पी को इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते। आपको ये देखना होगा कि इंडस्ट्री का पी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री का पी मे बी 30 है। अगर कंपनी का इंडस्ट्री का पी 30 है और ये 20 है तो इसका वैल्यूएशन कम है। मतलब इस इंडस्ट्री को ज्यादा रेट किया जा रहा है लेकिन इस कंपनी को कम रेट किया जा रहा है। ठीक है ना, कम इसका वैल्यूएशन है। तो ये दो एस्पेक्ट हो सकते हैं इसमें। एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे लिया जा सकता है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा तरीका इसको इंटरप्रेट करने का क्या है
कि कंपनी का वैल्यूएशन कम क्यों है, कहीं कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगेन मेरे कहने का वही मतलब है कि कंपनी के रेशियोज को आप एक इंडिकेटर मानिए और उसके इर्द गिर्द जो इंफॉर्मेशन है कि उसके पीयर्स कैसे का पीई क्या है, इंडस्ट्री का पीई क्या है, उससे आप फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। अब अगर मान लीजिए कि इसका पी जो है वो 20 है लेकिन इंडस्ट्री का पी 10 है, तो कंपनी को ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है। ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी जितनी भी अच्छाइयां इसकी प्राइस्ड इन ऑलरेडी हैं और ये महंगी पड़ रही है। ये तो हो गई एक चीज। अब आप ये देखेंगे कि इसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज में लोग क्या खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कोई 30 रुपए में 1 रुपए कमाने के लिए खर्च करा हो, तो उसको उसका वैल्यूएशन हाई है। लेकिन फिर दूसरा तरीका ये है कि आखिर वैल्यूएशन हाई क्यों है? क्या वो ज्यादा पोटेंशियल है कंपनी के अंदर उसकी? क्या वो ज्यादा ग्रोथ देने की पॉसिबिलिटी रखती है? ठीक है, तो वही मैंने कहा कि आप हमेशा इसको एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं देख सकते, इसको आपको पीयर और इंडस्ट्री से हमेशा कंपैरिजन करना पड़ेगा। कभी भी जब भी आप किसी भी कंपनी का पी रेशियो देखें तो हमेशा उसका उसकी इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें और उसके पीएस का पी रेशियो देखें। ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करें कि क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या रीजनेबली वैल्यूड है। ठीक है, तो चलते हैं अगले रेशियो पे। अगला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा कि नाम बता रहा है कि आपने इक्विटी में कितना पैसा लगाया और कितना पैसा आप उस पैसे को लगा करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे है कि हाई आरओई का मतलब है कंपनी अपने पैसे को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है, और लो आरओई का मतलब है कि कंपनी अपने पैसे को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही है। ठीक है ना, या फिर कंपनी डेट में है और उसका पैसा जो है वो डेट रिपेमेंट में चला जा रहा है, कमाई हो रही है लेकिन खर्च हो जा रही है, मतलब एफिशिएंटली यूज नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, आरओई को कैलकुलेट कैसे करते हैं? आरओई को कैलकुलेट करने का ये है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि किसी भी कंपनी में नेट इनकम हुई 2 लाख रुपए। ठीक है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 10 लाख रुपए। तो आरओई कितना हुआ? 0.2 विच इज 20%। मतलब ये कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल 20% मिला। अगेन, अब 20% अच्छा है या बुरा है ये आप अकेले इस कंपनी को देख के नहीं पता कर सकते। इस कंपनी इस इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड है, इसके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कोई पीयर ऐसा है जो कि 30% भी दे रहा हो आरओई, या कोई ऐसा है 40% भी दे रहा हो, या कोई ऐसा है कि 10% भी दे रहा हो सकता है कंपनी का स्टैंडर्ड ही 30 का हो तो ये 20 दे रही है तो अच्छी नहीं है। तो हमेशा रेशियोज आर रिलेटिव। ठीक है ना, तो आपको ये रिलेशन में देखना होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कंपैरिजन तो करना ही होता है। ठीक है ना। अच्छा, कंपैरिजन के साथ साथ ग्रोथ इम्पैक्ट क्या है कि कई बार कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दिखता है लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, उसने बहुत ज्यादा जो है पैसा बारो कर रखा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जिसकी वजह से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर दिख रहा है लेकिन एक्चुअली कंपनी डेट में डूबी हुई है। तो केवल रिटर्न ऑन इक्विटी की बेसिस पे किसी कंपनी को अच्छा या बुरा हम लोग जज नहीं कर सकते। तो ग्रोथ हुई, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हुआ लेकिन डेट है, तो डेट है, इक्विटी में रिटर्न भी अच्छा है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो डेट भी है ना। अगेन आपको जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है, आरओई इसका बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो क्यों घटा बढ़ा हुआ है, कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कैसा प्रॉफिट दे रही है, दे भी रही है कि नहीं दे रही है, क्या ऑपरेशंस है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या करंट प्लान्स हैं।
ये सब कुछ के साथ में कलेक्टिवली ही ये चीज डिसाइड हो सकती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर सस्टेनेबिलिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार दिखा दिया, फिर गड़बड़ हो गया, फिर 4-5 साल नहीं हुआ, फिर आ गया, नहीं। सस्टेन करे जो जो रिटर्न ऑन इक्विटी, वही बेहतर है। तो ये भी एक तरीका है एनालाइज करने का कि रिटर्न ऑन इक्विटी सस्टेनेबल है कि नहीं है। ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि मार्केट शेयर का मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस, इसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं पीबी रेशियो। ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू प्राइस पर शेयर। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी होगी। ठीक है ना। मार्केट प्राइस पर शेयर सभी को मालूम है कि जो मार्केट का प्राइस प्रिवेल हो रहा है वो मार्केट प्राइस हो गया। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलती है? बुक वैल्यू पर शेयर निकलती है किसी भी कंपनी के टोटल एसेट्स को आप कैलकुलेट करिए, उसमें से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, जो पैसा आए उसको टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए, और जो आएगा वो बुक वैल्यू पर शेयर है। सपोज करिए कि एक कंपनी आज बंद हो, अपने सारे एसेट्स बेच दे, उसके बाद सारी लायबिलिटीज अपनी पे ऑफ करने के बाद जो पैसा बचे उसको इक्वली सारे शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दे, तो जो पैसा मिला वो बुक वैल्यू पर शेयर है। ठीक है। तो सपोज करिए कि कोई कंपनी की जो जो सब कुछ बेचने के बाद उसको 1 लाख रुपए मिले, और उसके पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स है वो 1,000 है। तो 1 लाख रुपए उसने 1,000 लोगों में बांटे, तो सबको 10-10 रुपए मिल गए। तो 10 रुपए जो है ये बुक वैल्यू पर शेयर हुई। ठीक है। और अब पीबी रेशियो क्या है? अब सपोज करिए कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो वो मान लीजिए 20 रुपए है, और बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? 10 रुपए है। तो पीबी रेशियो क्या हुआ? पीबी रेशियो हुआ 2 रुपए। 2 रुपए नहीं, 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पीबी रेशियो अगर 2 है, मतलब ये कि लोग इस कंपनी को वैल्यूएशन अच्छा दे रहे हैं, कि अगर सब कुछ बिक करके 1 रुपए मिलेंगे उसके बावजूद भी हम 2 रुपए देने को तैयार है, मतलब ये कि कंपनी में लोगों को पोटेंशियल दिख रहा है, तभी तो वो ये कर रहे हैं। तो हाई हाई पीबी रेशियो जो होता है, ग्रेटर देन 1 जो पीबी रेशियो होता है, कि ये बताता है कि ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, इसमें आगे फ्यूचर ग्रोथ है। ठीक है ना। इस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है। तो ये सारी चीजों को जोड़ करके लोग ये मानते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए उसको बुक वैल्यू से ऊपर का प्राइस मार्केट में दिया जा रहा है। ठीक है। अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो लेस देन 1 है, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर कंपनी को बेचकर पैसा जो शेयर होल्डर के हाथ में आएगा वो ज्यादा है, और मार्केट में उसका शेयर का प्राइस कम है, मतलब लोगों को दिख रहा है कि ये कंपनी का फ्यूचर नहीं है, इसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, इस कंपनी में लायबिलिटीज में भी ज्यादा है, या मतलब कंपनी में पोटेंशियल नहीं है, या कुछ निगेटिव है जिसकी वजह से इसका पीबी अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो पीबी मोर देन 1 इज इंडिकेशन ऑफ अ गुड कंपनी, एंड पीबी लेस देन 1 इज इंडिकेशन ऑफ नॉट अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है। अब इसमें पीबी रेशियो में क्या होता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं वो कैलकुलेशन में आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जो एसेट हैवी है, एसेट हैवी जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बड़े बड़े जो है सेटअप्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मशीनों की कॉस्ट होती है जिसकी वजह से एसेट्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो एसेट्स की कीमत ज्यादा होती है, तो इसलिए पीबी रेशियो कई बार कंपनीज का कम होता है। ठीक है। और जहां पर एसेट्स बहुत कम है,
ठीक है, एसेट्स बहुत कम है। सपोज करिए आईटी कंपनीज, तो आईटी कंपनीज में सब कुछ इंटेंजिबल है, एक सिस्टम पे काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो वो जो इंटेंजिबल चीजें हैं उसकी वजह से कंपनी के एसेट्स पेपर पे नहीं दिखते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखते। तो तो पीबी रेशियो उनका कई बार हाई होता है, ठीक है ना। तो फिर वो इंडस्ट्री का होता है हाई, पीयर्स का भी हाई होता है, तो ये अगेन रिलेटिव है। तो हर चीज हमेशा मैंने बताया आपको कि रिलेटिव है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल में कुछ बता पाए, ठीक है ना। हमेशा आपको इसको रिलेटिव में ही देखना होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि पीबी रेशियो पहले कैसा था, अब कैसा है। अब किसी कंपनी का पहले बहुत अच्छा था लेकिन घट गया, मतलब कंपनी पहले परफॉर्म कर रही थी लेकिन अब इसमें पोटेंशियल नहीं दिखता लोगों को। और कोई ऐसी है जो कि पहले कम था लेकिन अब बढ़ गई है, तो लोगों को लगता है कि शायद अब ये कंपनी पहले नहीं परफॉर्म कर रही थी लेकिन अब इसका टाइम आ गया है परफॉर्म करने का, ठीक है। तो पीबी रेशियो अगेन गिव्स यू अ फेयरली गुड आइडिया कि एक कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, लोग उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। अगला रेशियो है डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड प्राइस रेशियो। डिविडेंड यील्ड जो होता है वो एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये सिंपल कैलकुलेशन है इसका कि आपको साल में कितना डिविडेंड मिलता है और उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, इसका रेशियो जो है ये बताता है डिविडेंड प्राइस रेशियो, ठीक है ना। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सपोज करिए कोई कंपनी हाई डिविडेंड देती है, तो आपको क्या लगेगा, हाई डिविडेंड देती है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। बिल्कुल, डिविडेंड अच्छा देने का मतलब ये है कि प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन डिविडेंड रेशियो जो है वो ये बताता है कि डिविडेंड बढ़ा, क्या उसके रिस्पेक्ट में प्राइस भी बढ़ गया तो रेशियो वही मेंटेन रहा। लेकिन अब अगर मान लीजिए डिविडेंड आपको इस साल मिला 10 रुपए और अगले साल मिला 10 रुपए, अगर इस साल प्राइस था 40 रुपए तो आपको 25% डिविडेंड मिला। अगले साल प्राइस हो गया 20, तो आपका डिविडेंड रेशियो कितना हो जाएगा, आपका डिविडेंड रेशियो हो जाएगा 50%। तो डिविडेंड रेशियो बढ़ गया। अगर आप केवल डिविडेंड रेशियो को देख रहे हैं तो आपको 50% मिला, लेकिन प्राइस सोचिए 40 से आधा 20 हो गया, तो प्राइस क्यों घटा। क्या ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर नहीं है। प्राइस घटना अपने आप में पोटेंशियल किसी रिस्क का इंडिकेटर है। तो डिविडेंड रेशियो आप देखिए, लेकिन डिविडेंड रेशियो के साथ में जो उसका शेयर प्राइस है मार्केट का वो भी देखिए। क्या उसको घटने की वजह से ये रेशियो तो नहीं बढ़ा है। अगर उसको घटने की वजह से रेशियो बढ़ा है तो चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं है, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये प्राइस क्यों गिरा हुआ है, ठीक है। अगर आपको उसका रीजन पता है कि ये टेम्परेरी फॉल है, आगे जाके ठीक हो जाएगा, देन इट्स फाइन, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉल ज्यादा हुआ है और इस वजह से रेशियो बढ़ गया है, देन केवल ये रेशियो इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, लो डिविडेंड क्या ये इस बात का इंडिकेटर है कि कंपनी बुरी है। नहीं, कंपनीज अपने इनिशियल स्टेज में या कुछ कंपनीज बहुत ग्रोथ फोकस रहती हैं तो वो काफी समय तक डिविडेंड नहीं देती, वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करती रहती है और कंपनी को ग्रोथ देती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो बुरी है या कम दे रही है तो वो बुरी है। आपको ये इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है कि आखिर कंपनी पैसा लगा कहाँ रही है। अगर ग्रोथ है, लगातार प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लगातार कंपनी ग्रो करती जा रही है, देन इट्स फाइन, वी कैन वेट, ठीक है। और अगर ये सब है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आप आराम से शेयर प्राइस के ग्रोथ से ही अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है, डिविडेंड भले कम मिले। तो लो डिविडेंड रेशियो का मतलब ये भी नहीं है, ठीक है ना, कि कंपनी बुरी है, ठीक है ना। हो सकता है कंपनी ने डिविडेंड दिया हो लेकिन बहुत कम दिया है, ठीक है। या कंपनी कंपनी का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो डिविडेंड जो दे भी रही है तो उसका रेशियो इतना कम लग रहा है कि पूछिए मत। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ का शेयर 1.5 लाख के अराउंड है,
डिविडेंड इज लाइक पेनीज। क्या कंपनी अच्छी नहीं है? कंपनी अच्छी है, डिविडेंड के परस्पेक्टिव से अच्छी नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि किसी कंपनी ने आपको 4 रुपए का डिविडेंड दिया, उसका प्राइस 40 रुपए है, तो आपको 10% डिविडेंड मिला। लेकिन तो अब आप इसको कैसे देखेंगे कि ये सही है या बुरा है? तो आप जाएंगे अगेन पीयर के, अब आप इसमें क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, पीयर से करेंगे, इंडस्ट्री का करेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे होता है, क्या इंडस्ट्री में लगभग ऐसा ही डिविडेंड मिलता है, क्या ऐसा ही रेशियो रहता है, क्या इंडस्ट्री का रेशियो ऐसा ही रहता है? अगर हाँ तो ठीक है, दिस इज एज पर द स्टैंडर्ड्स, एज पर देयर पीयर्स, या उससे बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया। उसके बाद डिविडेंड स्टेबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने डिविडेंड, वन ऑफ कोई इवेंट की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ और आपने डिविडेंड दे दिया, लेकिन फिर आप नहीं दे पाए। पहले आप नहीं दे रहे थे, आगे आप नहीं दे रहे हैं, बीच में आपने 1 साल दे दिया, नहीं। डिविडेंड की स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है, और अगर आप अदर फैक्टर्स भी देख रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही है, देन इट्स वेरी गुड। ठीक है ना? तो डिविडेंड की स्टेबिलिटी होना एक अच्छी बात है और एक अच्छा इंडिकेटर है कि ये कंपनी ठीक है। अगला रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, एज द नेम सजेस्ट, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास डेट है, तो वो डेट जो है शेयर होल्डर में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इस बात का इंडिकेटर है। ठीक है ना? तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल लायबिलिटी ली और टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दिया और आ गया। ठीक है ना? इसको कैलकुलेट, अब जैसे इसको सबसे पहले इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? अगर हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा डेट पे निर्भर है। ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा पैसा उठाती है और डेट पे निर्भर रहती है। ठीक है, अब डेट पे निर्भर रहना इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज दे आर यूटिलाइजिंग दैट डेट इन एन एफिशिएंट वे। ठीक है ना? डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, डेट को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना इज इंपॉर्टेंट, कि आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उससे प्रॉपर बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पा रहे हैं, उससे इतना आरओआई निकाल पा रहे हैं कि आपको डेट देने में भी नहीं खल रहा, आराम से सब कुछ मैनेज हो रहा है। ठीक है ना? तो ये जो है, ये कंपनी हाई डेट जो है वो रिस्क भी दिखाता है कि कंपनी बहुत ज्यादा डेट में है, लेकिन अगेन आपको फर्दर जाकर के इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर ये डेट है किस बात का, और ये कंपनी इस डेट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके रिटर्न जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, बिजनेस जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट बढ़ा पा रही है कि नहीं बढ़ा पा रही है। अगर ये सब कर पा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, लो डेट जो है, डेट रेशियो जो कहलाता है, वो ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के पास डेट लो है तो वो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर कंपनी की पास डेट कम है या नहीं है, हो सकता है कंजर्वेटिव अप्रोच वाली कंपनी हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ना बढ़ेंगे ना बहुत ज्यादा चलेंगे, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच जो है, ये कंपनी को बहुत आगे नहीं ले जाती। तो कई बार आपको डेट उठाना पड़ता है मार्केट से, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना होता है। तो लो डेट इक्विटी रेशियो इज नॉट वेरी, मतलब हमेशा एक अच्छा साइन नहीं है, और हाई डेट इक्विटी रेशियो हमेशा एक बुरा साइन नहीं है। ये अगेन इसके साथ में जो और भी चीजें जुड़ी हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि किसी कंपनी का टोटल लायबिलिटी 15 लाख रुपए की है और टोटल इक्विटी 10 लाख रुपए की है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 1.5। मतलब 1 रुपए पर इस कंपनी, आपके 1 रुपए पर 1.5 रुपए की उधारी है। ठीक है ना? तो ये इस 1.5 रुपए की उधारी है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप है उधारी क्यों है। अगर आपने उस क्यों को इन्वेस्टिगेट करके और आप कन्विंस हो गए कि हाँ सब कुछ ठीक है, देन ठीक है। तो अगेन जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि रेशियोज इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं बताते,
ये अदर इंफॉर्मेशन के साथ में एक अच्छी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, पीयर्स और हिस्टोरिकल डेटा और इंडस्ट्री डेटा से कंपेयर करते हुए। अब जैसे आपने इंडस्ट्री नॉर्म्स का मैंने बताया कि अगर इंडस्ट्री नॉर्म्स में कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक्सटेंसिव कैपिटल रिक्वायर्ड वाले बिजनेस होते हैं, जिसके अंदर कई बार रॉ मटेरियल महंगा है, खरीदना है, तो डेट लिया, प्रोड्यूस किया, माल बेचा, पैसा वापस आया, डेट रिपे किया, अपना प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे में हाई डेट रहेगा, लेकिन हाई डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में बाकी सारी कंपनीज बिना डेट के काम कर रही हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हाई डेट की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी आप डेट में डूबे हुए हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे कोई नई कंपनी है, नई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ग्रोथ पकड़ने के लिए, तो कंपनीज पैसा उठाती हैं तो वो डेट में नजर आती हैं, लेकिन वो वो बहुत तेजी से करती हैं और ग्रो करके अपने डेट को रीपे कर देती हैं। अगर सारा मैनेजमेंट, उनका उनका प्रोडक्ट, उनकी स्ट्रेटजी सब कुछ ठीक है, तो वो पे करके बहुत जल्दी लो डेट या डेट फ्री हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर डेट ज्यादा है लेकिन कंपनी नई है, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज दैट इज व्हाट द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस इज, कि आपको आपको मतलब पैसा उठाना है, काम करना है, काम करके पैसा वापस करना है और अपना आगे बढ़ना है। ठीक है। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज बहुत स्टेबल पोजीशन में होती है, इतना पैसा होता है कि उन्हें डेट की जरूरत ही नहीं है, वो ग्रोथ भी दे रही होती है, अपने ही पैसे में दे रही होती है, डेट लो होता है। ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो भी आपको अदर इंडिकेटर्स के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो आई होप आपको ये पांचों रेशियोज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब आप जब भी इन रेशियोज के बारे में सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और जब भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके देखेंगे, तो आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में या पोटेंशियल के बारे में। ठीक है ना। आप रिलेटिवली इसको कंपेयर करके और बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।